एक पहले आया था ना वो क्या, एंग्री बर्ड, ऐसे जाके वो एक चिड़िया उड़ के तोड़ती थी, वो मैं खेला था 15-20 दिन, मुझे बहुत मजा आया था उसमें। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। फिर उसके बाद वो छूट गया, आज तक कोई वीडियो गेम ना खेला हूँ और न ही किसी वीडियो गेम का प्रचार करता हूँ। जितना फोन में देख रहे हो थोड़ा तो अपने अंदर देखो। इतना बढ़िया सेट बनाया, मैं क्या बताऊं। लेकिन जैसे इतना बढ़िया सेट देखते हो, कभी कभी आदमी इंटिमिडेट हो जाता है। मेरे अलावा आदमी इंटिमिडेट हो जाते हैं। मैं नहीं हुई पंकज जी, क्योंकि मुझे पता चला कि मुझे आपसे बातें करनी है। तो मेरा ये हमेशा से सपना था कि आपके साथ बैठ के मैं बातें करूं। बहुत बड़ी फैन हूँ, सारे इंटरव्यूज देखे आपके, और ये जो मौका जिंदगी ने आज दिया है कि आपके साथ बैठकर एक कप चाय कॉफी वगैरह पीने का, ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। धन्यवाद। मेरे लिए भी बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ। थैंक यू पंकज जी। क्रिमिनल जस्टिस से शुरुआत करते हैं। हाँ। मुझे ये जानना है कि आप अपने किरदारों को किस नजरिए से देखते हैं। क्या वो आपके भाई हैं, क्या वो आपके दोस्त हैं, क्या वो आपके या तो स्ट्रेंजर हो सकते हैं। तो माधव मिश्रा जो है, ये भाई है, दोस्त है, स्ट्रेंजर है, किस मोड में है? माधव मिश्रा दोस्त ही हैं, दोस्त ही भाई जैसे हैं, बहुत क्लोज हैं, करीबी के रिश्तेदार हैं। क्या बात है। क्योंकि मैं 16 साल पहले मैं एक्टिंग फील्ड का माधव मिश्रा था। ये कहानी में अगर ये कहा जाए तो, हाँ जी, हाँ जी। कि किसी को भरोसा नहीं होता था, और जब भी कोई बड़ा केस आया, बड़ा क्या, इनके ये तो छोटे वाले वकील थे, एफिडेविट कराने वाले, और हम एक आध सीन वाले एक्टर थे, तो हम दोनों की यात्रा एक ही जैसी है। लोग भरोसा इन पे, सिस्टम और समाज के लोग भरोसा नहीं करते थे कि इसको केस दिया जाना चाहिए, हम मुझ पे फिल्म वाले नहीं करते होंगे, या इतनी अदालत में भीड़ है कि एक छोटा वकील। सीजन 1 में याद है मुझे, जब पहला केस आया था तो वो जज पूछते हैं, माधव मिश्रा ये मर्डर केस है, तुमसे हो पाएगा? तो ये हंस देता है, सर ट्राई करेंगे। तो ये काफी क्लोज है, माधव काफी आसपास है। इस सीजन में टैगलाइन काफी, मैं एक्चुअली आ रही थी इस इंटरव्यू के लिए, और कैसा होता है ना कि कभी कभी आपको लगता है कि भगवान आपको साइन दे रहा है। तो मैं जहाँ हाईवे पर मेरी गाड़ी गुजर रही थी, मैंने देखा आप ही थे। अच्छा। तो मैंने कहा ये तो या तो आशीर्वाद होगा या तो एक साइन होगा। और फिर मैंने कहा यार मैं इनसे तो मिलने जा रही हूँ, मजेदार है। और तब मैंने नोटिस किया कि अधूरा सच, आई थिंक इट्स अ वेरी पावरफुल टैगलाइन, क्योंकि सबके सच अधूरे ही होते हैं। क्या है सच आपका जो शायद अधूरा सा हो, जो अब तक इंटरव्यूज में लोगों ने जाना नहीं है? मैंने इतने इंटरव्यूज देखे हैं, आई हैव नोन यू मोर देन मोस्ट पीपल। ऐसे आपको लगता है कि इंटरव्यूज में आप बहुत सारी कहानियां और चुटकुले सुनाते हैं? बहुत सुनाता हूँ। अब इतना हो गया कि हर कोई मुझसे बोलता है कि कुछ ऐसा सुनाओ जो कभी नहीं सुनाया हो। मैं बोलता हूँ यार अब कुछ तो किताब के लिए भी रहने दो। लिख रहे हैं? नहीं। अरे बोल रहा हूँ। तो नहीं, अधूरा सच मेरे जीवन के बहुत सारे अधूरे सच होंगे, मुझे भी याद नहीं है। बट ये वो जो टिपिकल ये अंडरडॉग की कहानी होती है ना, स्ट्रगल की, एक्टर वाले स्ट्रगल की गाथा, तो माधव मिश्रा में भी नहीं है। आप इसका स्ट्रगल देखते हैं, ये बहुत परेशान है, जितने में उतने में आनंदित है। ये छोटे से घर में रहता है, सुखी संपन्न आदमी है, अपना ऑटो वाले से सुलेमान था पहले। तो मेरा भी वैसा ही है कि मैं मेरे स्ट्रगल के किस्सों में कभी प्लेटफॉर्म पे सोना या खाने को कुछ नहीं था, ऐसा सीन है ही नहीं। अब तो मैं देखता हूँ आजकल कई बार मीडिया वाले कुछ बात करते करते एक रेफरेंस आ जाता है कि यार मुझे अभी भी याद है वो टीन की छत, पिछले दिनों बोला था किसी को, पटना में जो मेरी टीन की छत थी, हेडलाइन वही बन गया, टीन की छत। बोलो बेस्ट यादें हैं, सबसे खुश उसी में थे। जी हाँ। तो पता नहीं, मुझे लगता है आजकल दुख और परेशानी और दर्द और टाइप की कहानियां शायद मीडिया में बहुत हाईलाइट होती हैं, इसलिए हर कोई मेरे जीवन से कुछ दर्द निकालना चाहता है कि कोई एक दर्द इस आदमी का छलक जाए। पिछले दिनों कुछ बोला था, छलके आंसू हेडलाइन थे, नहीं आंसू छलके थे। मैं बोल रहा था कि मैं भावुक आदमी हूँ, मैं भावुक कभी भी इमोशनली होता हूँ और रो देता हूँ, और रोने में मुझे परेशानी नहीं है, मैं ठीक मानता हूँ। जैसे आप बता रहे थे, आप जर्नी की बात हो रही थी, तो मुंबईनों की मुंबई में अपना छत होना बहुत मुश्किल बात है सबके लिए, मेरे लिए भी था। बोला कि मैं ये बात करते हुए मुझे अपनी जर्नी याद आई, मैं भावुक हुआ, फिर मुझे नियंत्रण किया कि नहीं, ये इंटरव्यू है, इसमें भावुक होने की आवश्यकता नहीं है।
फिर उस इंटरव्यू का हेडलाइन था उनके छल के आंसू। ओहो। खैर कोई बात नहीं है। तो अच्छा। मुझे लगता है कि मसाला चाहिए बातचीत में, मीडिया में, इंटरव्यू में, कुछ हेडलाइंस चाहिए। डिजिटल दौर है तो हर कोई कुछ ना कुछ। खैर सवाल क्या था, मैं कहाँ लेके चला गया? क्या ये इंटरव्यू का जो फॉर्मेट आपने बनाया है जहाँ पे इंटरव्यू कम बातचीत ज्यादा होती है, मेरे हिसाब से दैट्स द पंकज त्रिपाठी फॉर्मेट। हाँ। ये हो गया। क्या ये टेक्निक से थोड़ा सा आगे चल के बात करने की ये आपकी सोच थी? हाँ हाँ हाँ, मुझे भी लगता है कि कुछ तो होना चाहिए, क्योंकि क्या है ना, सिनेमा और फिल्म के बातचीत में एक ही टाइप की बातें हम घुमा फिरा के बोलते रहते हैं दिन भर। हाँ। और आई नो कि कई बार फिल्म कैंपेनियन के दर्शक अलग होंगे और दूसरे मीडिया हाउस के अलग होंगे, बिल्कुल। सबकी रीच अलग अलग पॉकेट्स में है। तो मुझे कई बार वो नहीं भी बुरा लगता है, मैं उसी को घुमा घुमा के बोलता हूँ कि मिठास वही है, एहसास नया है। इसमें एक टैगलाइन आया था, इस पिछले दिनों एक इंटरव्यू चल रहा था तो लोग मुझे क्रिमिनल माधव मिश्रा क्या है, इस बार क्या नया है? अब मैं क्या बोलूं नया है? वही माधव मिश्रा है जो 1 में 2 में थे। 1 और 2 का एक्सपीरियंस एडेड है कहानी में। तो वो किरदार अगर कुछ बिहेव करेगा तो उसको 1 और 2 के अनुभव के बाद वाला माधव मिश्रा है। मैं बोला मिठास वही है, एहसास नया है। क्या बात, तो टैगलाइन बन गया, टैगलाइन बन गई। तो वही है कि क्या है ना, कई बार लोग एक कैटेगरी में देखो तो मीठा, लेकिन मिठाई में 100 प्रकार हैं। जलेबी है, रसमलाई है, इमरती है, रसगुल्ला है, ये है, वो है। सबका मूल भाव मीठा है, लेकिन सबका अनुभव अलग है खाते समय। बिल्कुल। तो वैसे ही एक्टर में कई बार लोग बोलते हैं कि आप सीजन 3 कर रहे हो। मैं बोला भाई हमको उसी किरदार को एक्सटेंड करना है आगे, लेकिन आप बारीकी से देखोगे तो मेरे ज्यादातर किरदार सॉफ्ट स्पोकन होते हैं। मैं उस पे आ रहा हूँ, खुद ही से मैंने एक सवाल क्रिएट कर लिया है और उसका आंसर दे रहा हूँ जो अभी मालूम नहीं है लोगों को। पंकज त्रिपाठी फॉर्मेट ऑफ इंटरव्यू, ये मजेदार है। सवाल क्या है वो मैंने अपना क्रिएट करके उसके आंसर पे आ चुका हूँ। तो आदमी के जबान में भी वो एहसास होना चाहिए कि आप 10 प्रकार के मिठास को कैसे अंतर करोगे और समझोगे। जी हाँ। मैंने आपके साथ देखा है कि सीजन्स, मतलब ये सिर्फ एक शो नहीं है जिसके तीसरे सीजन में आप हैं, 2-3 और शो भी हैं, एंड आई थिंक इट्स ग्रेट, इट्स अमेजिंग। लेकिन यही तो बात है कि जब वही किरदार तीसरे सीजन में आता है, मिठास तो वही रहता है, लेकिन ये बढ़ता रहता है, ये ज्ञान के ये कौन है, आपके करीब ये किरदार आ जाता है, आप उसे थोड़ा बेहतर समझने लगते हैं। हाँ, ऑफ कोर्स। और कई बार उसमें क्या होता है कि मुझे याद है रोहन सर कई बार बोलते थे कि अरे पंकज जी माधव मिश्रा को ज्यादा जानते हैं, छोड़ दो, उनको करने दो। क्या बात है। क्योंकि लेखक जो है, या लेखक ऑफ कोर्स दुनिया लेखक बनाते हैं बाकी किरदारों की, लेकिन मेरे किरदार को लिखते वही है पर करते हुए मेरे पास उसके न्यूआंस अनुभव है। इसमें राइटर दूसरे वाले हैं, नए। तो मैं कई बार ऐसा करता था। अब कुछ और ये प्रेम है रोहन सिप्पी जी का, सब रख लेते थे। कभी कभार अक्सर होता है कि जब एक एक्टर बहुत अच्छा काम करने लगते हैं या काम मिलने लगता है, ऑडियंस उनके साथ एक रिश्ता बना देती है अपने ऑन स्क्रीन किरदार के साथ, और फिर उस किरदार से वो बाहर नहीं निकल पाते, तो अक्सर वो मना कर देते हैं कि हम ये रोल नहीं कर सकते। क्या ऐसी एक ऐसे एक पॉइंट पर कभी आप पहुंचे कि आपने कहा हो कि हम ये नहीं कर सकते किसी भी रीजन की वजह से? हाँ, बिल्कुल। ऐसा कई बार हुआ है, पहले भी और आगे भी होगा। और कि मेरे लिए वही है कि किरदारों में भी कि मेरे किरदार कितने हद तक जा सकते हैं कि इस बाउंड्री के बाद मुझे अभिनय के नाम पे यहीं तक जाना है, इसके बियॉन्ड नहीं जाना है। एक्टिंग के नाम पे भी कि चलो वो मैं नहीं हूँ, वो कैरेक्टर है, बट मैं अपने कैरेक्टर्स की भी एक लिमिटेशन रखना चाहता हूँ। अब चूंकि अब ऑप्शन है, अब मेरे को सर्वाइवल के लिए एक्टिंग नहीं करनी है। तो पहले सर्वाइवल के लिए एक्टिंग करनी थी तो कोई क्राइटेरिया नहीं रख सकते थे कि यार मेरे किरदार मिसबिहेव नहीं कर सकते हैं। भाई काम चाहिए, घर चलाना है, मोरल एथिक्स तो बाद में आते हैं, लेकिन अब नहीं है। अब जैसे एक चीज तय किया है कि मेरे कोई भी किरदार अति आवश्यक हो तो भी मैं गालियों का इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैं सोचूंगा कि उसके बगैर कैसे इस चरित्र को ऑथेंटिक वे में, या इस सिनारियो को, इस प्रीमाइस को बगैर अब्यूजिव हुए कैसे हम कम्युनिकेट करा सकते हैं ऑडियंस को।
तो जो आपकी गाली भी तो मीठी लगती है जो हाँ, मिस नहीं, करेंगे मैंने आप बहुत कम दिया है। मैं जी। 4-5 दिया था, तो वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे एक शो है उसमें। हाँ तो अभी हम हॉटस्टार की बातें कर रहे हैं, क्रिमिनल जस्टिस अधूरा सच। देखो यहीं पे हो गई ब्रांडिंग। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। तो हाँ, यही है कि जब जरूरत पड़े और अगर उसके बगैर काम ना चले तो ही, लेकिन ये कॉन्शियस उसके बगैर डिसीजन है। काम ना चले तो भी मुश्किल है थोड़ा। मुझे लगता है नहीं, उसके बगैर हो सकता कुछ है। हो सकता है। क्या बात है। क्रिएटिव डिवाइस निकालो ना। जी हाँ जी हाँ। दैट इज अ ग्रेट पॉइंट, कि आप किसी और से कह रहे हैं कि आप थोड़ा क्रिएटिव डिवाइस निकालो, या तो राइटिंग में हो सकती है या तो डायरेक्शन में हो सकता है। पंकज जी, मैंने बहुत सुना है आपके बारे में कि मजे मजे में रोल जो है या फिर किरदार जो है उसमें आप अपना एक फ्लेवर ला सकते हैं इम्प्रोवाइजेशन के साथ। क्या होता है जब आपके सामने जो बैठे हैं जिनका काम है ये डायरेक्शन देना, आपको पता है कि वो कहीं उस हद तक नहीं पहुंच पाए हैं जहां पर आप पहुंचे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करते हो? नहीं, मेरे डायरेक्टर अगर मना करते हैं कि नहीं ये मत करो, तो मैं छोड़ देता हूँ। पहले तो मैं अनुमति लेता हूँ कि कुछ यहाँ इंटरेस्टिंग आया है, मैं आपको पहले शेयर कर लूँ या सीधे सीन में करूँ, उसके बाद आपको देखना है। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं क्या है, बताओ क्या करोगे। कुछ बोलते हैं नहीं करो, बाद में हम देखेंगे सेकंड टेक में कि रखना है नहीं रखना है। जब मना करते हैं तो छोड़ देता हूँ। मुझे लगता है ठीक है भाई, कैप्टन तो वही है ना। जी हाँ। उसको नहीं चाहिए तो। पिछले दिनों एक फिल्म थी जिसमें एक दृश्य था जिसको लेकर मैं बिल्कुल असहमत था, कुछ मतलब नहीं था उस फिल्म का, उस सीन से। तो शेरदिल फिल्म की बात कर रहा हूँ, अभी आई है। तो मेरा मन नहीं था कि यार कि इस कहानी से क्या वास्ता, बट डायरेक्टर को बहुत ना ये इम्पोर्टेंट है, जरूरी है, तो मैं छोड़ दिया अपना। कैप्टन वही होता है, डायरेक्टर होता है। चेहरा हमारा दिखता है, लेकिन और हमारे योगदान हमारे चेहरे में भी राइटर का, डीओपी का, साउंड वाले का बहुत का योगदान होता है, बट एक्टर्स क्रेडिट मिल जाता है इनको क्योंकि ये दिखते हैं। तो मैं कभी भी डायरेक्टर के बगैर सहमति के कुछ नहीं करता। और उन्होंने मना कर दिया या मेरी आइडिया को नहीं माना तो मैं बिना ईगो में आए पहले बोल देता हूँ कि तुम मेरा थॉट, मेरा इम्प्रोवाइजेशन रिजेक्ट भी करोगे तो मैं ईगो में नहीं आऊंगा। जी और कर लूंगा। द यूथ, मैं अपनी कंट्री के यूथ को बहुत मानती हूँ कि अक्सर लोग कहते हैं कि ये तो यूथ है, लेकिन ये मैंने देखा है यूट्यूब के कमेंट्स के जो सबसे ज्यादा कमेंट्स होते हैं वो यंग लोगों के होते हैं जो आपके इंटरव्यूज देखते हैं और कहते हैं कि हम बहुत इंस्पायर होते हैं आपसे। अगर इस दौर में, क्योंकि अब एक ऐसा मौका आ चुका है जहां पर लोग बातें सुन रहे हैं हमारी, ये बातें आप शायद पहले भी करते थे, लेकिन अब बहुत लोग सुन रहे हैं। तो अगर आपके पास मौका मिला इन बच्चों को कुछ कहने का, तो क्या कहेंगे? एक या दो चीजें जो हमेशा से उनको अपने ध्यान में रखनी चाहिए। मैं क्या कहूँगा, देखिए मैं पिछले दिनों कल परसों वाराणसी में था, एक कार्यक्रम में बैठा था, तो एक स्वामी जी थे, वो बोल रहे थे कि भारत जो है ना, अब इसमें भी अब मैं बोल रहा हूँ, मुझे मालूम है कि 4 लोग आके इस वक्तव्य के बाद भी इसके अगेंस्ट मतलब कुछ एक तर्क लिख सकते हैं, बावजूद उसके बोल रहा हूँ कि हमारी भारतीय संस्कृति में चरित्र निर्माण बहुत बड़ी चीज है। जो स्वामी विवेकानंद ने बोला था शिकागो में, उनके वस्त्र और उनके पगड़ी पे कमेंट किया लोगों ने कि ये कैसा वस्त्र पहने हो, हंस रहे थे। तो बोला था कि जेंटलमैन इन योर कंट्री टेलर मेक्स अ जेंटलमैन, बट आई बिलोंग फ्रॉम द कंट्री वेयर कैरेक्टर मेक्स अ जेंटलमैन। तो चरित्र हमारे यहाँ जेंटलमैन बनाता है, कपड़े नहीं बनाते हैं। तो मैं यूथ अगर सुनना चाहे, एक कोई बात कहूंगा तो मैं यही कहूंगा कि चरित्र निर्माण पे ध्यान दें, उस पर फोकस करें, वो बहुत जरूरी है। हमारा आचरण दिन में मतलब दैनिक जीवन में कैसा होना चाहिए। अब मैं डिफर कर रहा हूँ कि कई लोग मेरे किरदारों के आचरण को मेरा आचरण समझ बैठते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जो पहले मैं बोला था कि वो किरदार के आचरण है, वो मेरे आचरण नहीं है। जी हाँ। अब मैं प्रयास करूंगा कि उनके आचरण को भी मैं संयमित करूं, उसके लिए क्रिएटिव डिवाइस क्या होगा, तो वो बहुत जरूरी है और इस वक्त में तो और जरूरी है। बिल्कुल, बिकॉज जिस तनाव से लोग गुजर रहे हैं, समझ में नहीं आया पिछले 2 साल में कई बार। और कई बार कोई किसी को कुछ बोल देता है, इस मेरी वाणी का सामने वाले पे क्या असर होता है। और वर्चुअल मीडियम में तो और पता नहीं चलता है, क्योंकि हम आपको बोल रहे हैं लेकिन आप मेरे सामने नहीं हो। बिल्कुल। तो आपका प्रतिक्रिया मुझे नहीं मालूम है। सामने बोल दूं मैं आपको, अगर कुछ अनुचित बोलूं, आपका अपमानित कर दूं, तो आप गुस्से में हो गई, रुआंसा हो गई, मुझे दिखेगा।
लेकिन वर्चुअल दुनिया पे तो दिखेगा भी नहीं। दिखेगा भी नहीं। और उसी की वजह से लोग इतने बोल्ड हो जाते हैं ना कि किसी को भी कुछ भी कई बार हाँ, क्योंकि उनको अनुमान नहीं है कि इसका इम्पैक्ट असर दूसरे पे कैसा हो सकता कैसा होता है। आप पढ़ते हैं कमेंट्स यूट्यूब पे? नहीं, मैं बहुत ज्यादा नहीं पढ़ता हूँ। फोन पे एप्स हैं, इंस्टाग्राम वगैरह? हाँ है, फोन वो पे सब है, है, इंस्टा है, और व्हाट्सएप नहीं है। इंस्टा है ओके, लेकिन व्हाट्सएप नहीं है मेरे पास। तो क्या करते हैं, कैसे कांटेक्ट करते हैं आपको? वो मैसेज, एसएमएस फोन। वाओ, ये एक चीज मुझे पता नहीं थी आपके नहीं, और बारे कोई म्यूजिक ऐप नहीं, कुछ नहीं है मेरे फोन में। मेरे फोन के सिवाय सिर्फ 3 ही ऐप हैं। वो भी इसलिए क्योंकि रिलीज प्रमोशन के टाइम कई बार देखना पड़ता है क्या आ रहा, क्या जान रहा हो रहा है, तो मेरा तो उसके लिए है। बाकी कोई गाना बजाना, कुछ दूसरा किसी प्रकार का कोई वीडियो गेम नहीं है मेरे जीवन में। मैं अपनी पत्नी को देखता हूँ, खेलते रहती है, मुझे समझ क्या इसमें रुचि आती है। एक पहले आया था ना वो क्या, एंग्री बर्ड, ऐसे जाके वो एक चिड़िया उड़ के तोड़ती थी, वो मैं खेला था 15-20 दिन, मुझे बहुत मजा आया था उसमें। फिर उसके बाद वो छूट गया। आज तक कोई वीडियो गेम ना खेला हूँ और न ही किसी वीडियो गेम का प्रचार करता हूँ। पंकज जी, यही तो जानना है हमें एज एन ऑडियंस, यू नो, कि कैसे जो लोग जो एक बहुत खराब वर्ड बोलते हैं टाइम पास, यू नो, तो ये टाइम पास के लिए ही हम फोन वगैरह रखते हैं। ये टाइम पास आप कैसे करते हैं? नहीं, फोन तो हमने लिया था ना कि फोन को हम चलाएंगे। हाँ, अब उल्टा हो रहा है, फोन हमें चला रहा है। टाइम पास करने के लिए टाइम जितना फोन में देख रहे हो, थोड़ा तो अपने अंदर देखो। क्या बात है। हम बाहर की जर्नी बहुत करते हैं जी, हम जजमेंटल बहुत हैं। अपने भीतर तो देखो कितना कुछ है समझने के लिए। हम पूरे संसार से, जब से कम्युनिकेशन के मीडियम बढ़ गए हैं ना, तब से सेल्फ कम्युनिकेशन बंद हो गया है। बिल्कुल, अपने से तो कम्युनिकेट कर लो एक बार। बिल्कुल। मैं तो आंख बंद करके, और मैं ब्रीदिंग पे कौन सा, खैर छोड़िए, प्रवचन हो जाएगा। वो एक्टर के लिए जरूरी भी है। हमें एक्टिंग सीन वर्क में, एक्टिंग के प्रैक्टिस में एनएसडी में सिखाया जाता था कि 15 मिनट कंसंट्रेट करो स्वयं पे, अपनी ब्रीदिंग पे, जो साउंड आ रही है आसपास की उन पे, तभी तो सेंसेस बेहतर होंगे ना। कर्कश और मधुर ध्वनि के बीच का अंतर हम तभी कर सकते हैं जब हम थोड़ा फोकस्ड करें कि ये साउंड है वो कर्कश है या मधुर है। मधुर है। हम बैठे हैं यहाँ पर और मधुर आवाजें भी आ रही हैं, लेकिन पंकज जी, आपसे बैठकर बस बातें करना मेरे लिए ये बहुत ही खास मोमेंट है मेरी लाइफ में। तो मेरे साथ बातें करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आई वांट टू थैंक हॉटस्टार, आई वांट टू थैंक क्रिमिनल जस्टिस। आई होप द सीजन डज रियली वेल, बिकॉज थैंक्स टू देम ऑफ कोर्स आज हमें बैठने के और बात करने का मौका। थैंक्स गाइज, एंड फॉर माय ऑडियंस एज वेल। तो थैंक यू पंकज जी। हाँ जी, बिल्कुल शुक्रिया आपका भी। और आप क्रिमिनल जस्टिस 2 के, मुझे याद अभी आया कि आप ही मॉडरेटर थी। जी हाँ, वो कोविड के समय था तो हम ऑनलाइन कर रहे थे। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। वाओ, आपको भी शुक्रिया। थैंक यू सो मच।